So I am going to deliver a video that is for the designation of the refrigerant. How to designate the refrigerant, for that I am going to give a video lecture. The refrigerant are internally designated as R followed by certain number such as R11, R12 or R114, etc. So first letter is the R, which we always show on the refrigerant name. Then a refrigerant followed by 2 digits number indicate that a refrigerant is derived from methane base, while 3 digits number represent ethane based. ठीक है, 2 digits number अगर है रेफ्रिजरेंट का, then it is methane based, CH4. okay, and if it is 3 digits number, then it is ethane based. The general formula for the refrigerant either for methane or ethane base is given by CmHn ClP and FQ, which N plus P plus Q is equal to 2m plus 2. ये फार्मूला हमारा लगता है डेजिग्नेशन देने में. कोई भी रेफ्रिजरेंट तो उसका डेजिग्नेशन देने में ये फार्मूला लगता है. M is the number of the carbon atom, N is the number of the hydrogen atom, P is the number of the chlorine atom, Q is the number of the fluorine atom, F atom, and number is given by, number कैसे हम डालते हैं, R m-1 प्लस इंटू ब्रैकेट n+1 इंटू Q. तो अब हम एक एग्जाम्पल लेके पढ़ते हैं. लेट अस सी R m-1 n+1 इंटू Q. इस तरह से हम नंबरिंग करते हैं. तो अब एक एग्जाम्पल हम लोग पढ़ते हैं. एग्जाम्पल है हमारा डाईफ्लोरोमीथेन. कैसे इसका हम डेजिग्नेशन, कैसे इसका फार्मूला बनाएंगे. तो नंबर ऑफ क्लोरीन एटम 2, डाईक्लोरो बोलना ना, डाईक्लोरो तो 2 हो गया. फिर बोलना है डाईफ्लोरो, इसको क्यू भी 2 हो गया. क्लोरीन और क्लोरीन दोनों 2 हो गए. देन नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम n इज इक्वल टू 0. कोई हाइड्रोजन है नहीं, तो वी नो हमारा फार्मूला क्या था, m प्लस p प्लस क्यू इज इक्वल टू n प्लस p प्लस क्यू इज इक्वल टू 2m प्लस 2. तो यहाँ से हमने जब वैल्यू लिखा n तो हमारे पास 0 है, प्लस p जो है वो 2 है, q भी जो हमारे पास 2 है. दैट विल बी इक्वल टू 2m प्लस 1. ठीक है, 2m प्लस 1, या m की वैल्यू निकल जाएगी हमारी. m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 2 4, m की वैल्यू जो आ जाएगी हमारी 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 2m प्लस 1. m इज इक्वल टू 1 आ जाएगा. 2 4 हो गया ये, और 1 इधर आ जाएगा, 3 हो जाएगा. तो m की वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी. नंबर ऑफ कार्बन आइटम 1 हो जाएगा. m की वैल्यू 1 आएगी हमारी, तो नंबर ऑफ कार्बन आइटम 1 हो जाएगा. ठीक है. उसके बाद हेंस केमिकल फार्मूला फॉर CCl2F2 नंबर ऑफ द रेफ्रिजरेंट. इसका फार्मूला R1-1, जो फार्मूला हमने पहले बताया था, RM-1 1 n+1, n में हमारा 0 है, +1
Q में 2 हो गया, तो इसका फार्मूला बन गया 0 ये हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, R12 फार्मूला आ गया हमारा R12। ये फार्मूला हमारा यहाँ पर बन के आ गया। नेक्स्ट हम फार्मूला बनाने जा रहे हैं डाई क्लोरो टेट्राफ्लोरो इथेन। डाई क्लोरो टेट्राफ्लोरो इथेन का हम फार्मूला बनाने जा रहे हैं। इसमें नंबर ऑफ क्लोरीन P = 2, नंबर ऑफ फ्लोरीन Q = 4, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम N = 0। तो फिर हमारा वही फार्मूला लगा N + Q + P + Q = 2m + 2। तो वैल्यू लिखेंगे हम, N 0 है, P 2 है, Q 4 है, दैट विल बी 2m + 2, या m यहाँ से निकल जाएगा हमारा कितना, m विल बी कमिंग टू बी 2, यहाँ से m 2 आ गया। तो नंबर ऑफ कार्बन आइटम 2 हो गया। तो फार्मूला हम लिख सकते हैं CC2Cl2F4। अब फिर अब इस फार्मूले में हम पुटअप करें Rm - 1 n + 1 × Q। तो R2 - 1 इंटू, उसके बाद हमारा क्या है Rm - 1 n + 1 n 0 है +1 और Q जो है वो 4 है। तो हमारा फार्मूला बन गया R114। क्योंकि यहाँ भी 1 बच रहा है, 2 - 1 1, यहाँ ऑलरेडी 1 है, ये 4, R114 हमारा फार्मूला बन गया। इसको बोलेंगे डाई क्लोरो टेट्राफ्लोरो इथेन। डाई क्लोरो 2 क्लोरीन है, टेट्राफ्लोरो 4 फ्लोरीन है, इथेन कार्बन 2 है, तो इथेन हो गया। ठीक है, फिर एक फार्मूला और हम करना चाहेंगे, लेट अस डू दैट फार्मूला आल्सो। डाई क्लोरो ट्राईफ्लोरो इथेन, डाई क्लोरो ट्राईफ्लोरो इथेन। तब अब हम यहाँ देखेंगे नंबर ऑफ क्लोरीन एटम कितना है, 2 है, नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम 3 है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 1 है, हाइड्रोजन एटम हमारे पास 1 है। तो फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, N + P + Q दैट विल बी इक्वल टू 2m + 2। ये फार्मूला हमारा शुरू में ही बताया हमने, ये फार्मूला यहाँ दिया हुआ, देखिए अगर आप, ये फार्मूला यहाँ दिया हुआ शुरू में ही, ये फार्मूला यहाँ दिया हुआ N + P + Q = 2m + 2। ये फार्मूला हमने यहाँ लगा दिया, N + P + Q = 2m + 2। N 1 हो गया, P 2 हो गया, Q 3 हो गया, 2m + 2, m की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, एंड नंबर ऑफ कार्बन आइटम हो गया हमारा, नंबर ऑफ कार्बन आइटम 2। तो R2 - 1 1 + 1 × 3। इसके अंदर R2 में से 1 गया, 1 बचा, 2 यहाँ 1 1 + 2 हो गया, तो R123 इसका फार्मूला बन गया। तो दैट वाज योर डाईक्लोरो टेट्राफ्लोरो इथेन। इथेन क्यों हुआ ये, इथेन इसलिए हुआ कि इसमें कार्बन जो m की वैल्यू जो है वो 2 आ रही है, m जो है वो डिनोट करता है कार्बन। ठीक है, फिर एक फार्मूला और हम देखेंगे मीथेन, जैसे मीथेन CH4। इसके लिए कैसे फार्मूला बना, इसके लिए देखिए P = 0 है, Q = 0 है, N = 4 है। तो फार्मूला हमने लगाया वही N + P + Q = 2m + 2। तो N की वैल्यू हमारी 4 हो गई, P की वैल्यू 0, Q की वैल्यू 0, 2m + 2। तो यहाँ से हमारा वैल्यू आया m = 1, m = 1 आएगा हमारा। ठीक है, तो m = 1 आया, वहाँ पर पुट करेंगे m = 1। तो फार्मूला क्या हुआ, R, वही फार्मूला फिर लगाएंगे, Rm - 1 n + 1 और Q। तो Rm - 1 m - 1 n - 1 और Q 0 है हमारा, तो R ये 0 हो गया, 5 हो गया 0, R50। तो मीथेन का फार्मूला जो होता है R50 होता है। ठीक है, उसी तरीके से हम फिर शुरू करते हैं इथेन के लिए C2H6, जिसका कि फार्मूला आपका क्या होता है R170। ठीक है, अब C3H8 का उसका फार्मूला क्या होता है R290। इस तरह से हम सभी रेफ्रिजरेंट का फार्मूला जो है वो हम बना के निकाल सकते हैं।
सभी रेफ्रिजरेंट का फार्मूला जो है हम बना करके निकाल सकते हैं इस फार्मूले के थ्रू, ठीक है। उसके बाद अब हम आ रहे हैं दूसरे पेज पर, दैट इज़ द इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट आर डेजिग्नेटेड बाय एडिंग 700 टू द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड, दैट इज़ अमोनिया। अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास 17 होता है, ठीक है। अब इसमें हम अगर 700 ऐड कर दें तो 717 हो जाएगा। जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनके मॉलिक्यूलर मास में हम 700 ऐड कर देते हैं तो वो हमारा निकल जाता है उनका फार्मूला। डिज़ायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ द रेफ्रिजरेंट, अब हमारे रेफ्रिजरेंट की डिज़ायरेबल प्रॉपर्टी क्या क्या होनी चाहिए, ठीक है। जो रेफ्रिजरेंट हम यूज़ कर रहे हैं उसका प्रॉपर्टी क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले लो बॉइलिंग पॉइंट उसका कम होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। फ्रीजिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट दोनों चीज़ कम होना चाहिए। दूसरा हाई क्रिटिकल प्रेशर एंड टेम्परेचर, तो उसका क्रिटिकल प्रेशर और टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए। तीसरा हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, latent heat of vaporization should be more. Then low specific heat of the liquid and high specific heat of the vapor. स्पेसिफिक हीट अगर लिक्विड फॉर्म में है तो उसका लो स्पेसिफिक हीट होना चाहिए और वेपर फॉर्म में है तो उसका स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होना चाहिए। पांचवा हाई थर्मल कंडक्टिविटी भी ज़्यादा होना चाहिए जिसके थ्रू करंट पास हो सके। नॉन करोसिव ऑफ टू मेटल सबसे इम्पॉर्टेंट है, मतलब कोई रेफ्रिजरेंट करोसिव नहीं होना चाहिए। जैसे आपके बहुत से रेफ्रिजरेंट होते हैं जो करोसिव होते हैं, जैसे अमोनिया ही है। अमोनिया जो होता है वो ब्रास, ब्रॉन्ज, कॉपर इसके ऊपर करोजन हो जाता है। इसलिए जब भी हम अमोनिया रेफ्रिजरेंट यूज़ करते हैं तो हम स्टील का पाइप यूज़ करते हैं या स्टील के ट्यूब्स यूज़ करते हैं या स्टील का वेसल यूज़ करते हैं, ठीक है। देन सातवां क्या है, नॉन फ्लेमेबल एंड नॉन एक्सप्लोसिव भी नहीं होना चाहिए, फ्लेमेबल भी नहीं होना चाहिए, यानी कि जल्दी से आग लग जाएगा तो दिक्कत आ जाएगी ना, अगर वो एक्सप्लोड कर जाएगा तो। जैसे आपका एसिटिलीन है, एसिटिलीन गैस जो होता है बहुत हाईली एक्सप्लोसिव होता है, तो हमें ऐसा रेफ्रिजरेंट चाहिए जो कि एक्सप्लोसिव ना हो, कम से कम नॉन फ्लेमेबल, उसमें आग ना लगे और नॉन एक्सप्लोसिव होना चाहिए, ठीक है। फिर नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, ये नहीं कि गर्म किया हमने ज़रा सा भी कहीं लीकेज हुआ तो हम उसका लीकेज बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। जैसे अमोनिया इज हाईली नॉन टॉक्सिक, लेकिन अमोनिया की प्रॉपर्टी क्या है, अमोनिया जो होता है वेरी गुड रेफ्रिजरेंट, क्वालिटी ऑफ रेफ्रिजरेशन इसका बहुत अच्छा होता है अमोनिया, ठीक है। देन कॉस्ट लो होना चाहिए, है ना, दाम भी कम होना चाहिए। देन नेक्स्ट पॉइंट इजली अवेलेबल होना चाहिए, जल्दी से मिल जाना चाहिए रेफ्रिजरेंट, इजली अवेलेबल। देन ओजोन फ्लेमिंग, ओजोन फ्रेंडली होना चाहिए। ओजोन फ्रेंडली मतलब ओजोन डिप्लीटिंग होना चाहिए, ओजोन फ्रेंडली, ठीक है। उसके बाद फिर हाई सीओपी भी ज़्यादा होना चाहिए। ओजोन फ्रेंडली इसलिए होना चाहिए कि ओजोन डिप्लीटिंग होगा तो क्या करेगा, हमारा स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर जो है वो जो होता है ओजोन का लेयर होता है, अगर वो ओजोन फ्रेंडली नहीं होगा तो क्या होगा, लीक करेगा और जा कर के ओजोन के लेयर में छेद कर देगा। ये है ना, टाइम बहुत ज़्यादा लगता है इसको ऊपर तक पहुंचने में, लेकिन इट विल कॉज द होल इन द ओजोन लेयर। उससे हमारा क्या होगा, जो हमारा ओजोन लेयर में छेद होने की वजह से क्या हो जाएगा कि जो कुछ भी हमारा उसके साथ अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, सूरज की लाइट से जो आता है वो डैमेज कर देगा। अब क्लासिफिकेशन, कितने टाइप के रेफ्रिजरेंट होते हैं बेसिकली, दोज आर योर
प्राइमरी रेफ्रिजरेंट और दूसरा सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। प्राइमरी रेफ्रिजरेंट दोज आर ऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट, है ना, ऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट जितने होते हैं सब प्राइमरी रेफ्रिजरेंट होते जाते हैं। बी एजियोट्रोपिक रेफ्रिजरेंट, तीसरा इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट, ठीक है, इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट और हाइड्रोकार्बन रेफ्रिजरेंट। इस टाइप के रेफ्रिजरेंट को होते हैं ए बी सी डी। ऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट होता है पहला, उसके बाद एजियोट्रोपिक मतलब मिक्सचर ऑफ द 2-3 रेफ्रिजरेंट। देन इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट अमोनिया, वाटर, CO2 एक्सेट्रा। देन हाइड्रोकार्बन रेफ्रिजरेंट, हाइड्रोकार्बन मतलब मीथेन, इथेन जो भी होते हैं। पहला ए R11CCl3F normally used as flushing agent. It is a synthetic chemical. It is a synthetic chemical product, है ना। ये हमारा R11 जो होता है वो जब हम यूज़ करते हैं उसे इट इज़ ए सिंथेटिक केमिकल प्रोडक्ट, इट इज़ सिंथेटिक, सो ओनली फॉर द फ्लशिंग वगैरह के लिए हम यूज़ करते हैं। R12CC2F2 इट इज़ ए कलरलेस एंड odorless liquid with boiling point -29 degree centigrade at atmospheric pressure. Now non-toxic, non-corrosive and non-toxic, non-corrosive, non-inflammable। तो ये R12 रेफ्रिजरेंट हमारे लिए काफ़ी यूज़ का है, अभी भी कहीं कहीं यूज़ करते ही हैं, क्योंकि ये नॉन टॉक्सिक होता है, नॉन करोसिव होता है, नॉन इन्फ्लेमेबल होता है और बॉइलिंग पॉइंट इसका बहुत कम होता है, -29 डिग्री। उसके बाद रेफ्रिजरेंट आता है हमारा R13 फार्मूला CClF3, boiling point is -81.4 at atmospheric pressure. It is used about temperature of cascade system. It is used at very low temperature refrigerant in cascade system. Cascade system में इसको हम यूज़ करते हैं जहाँ पर कि लो टेम्परेचर हमारा होता है, कैस्केड सिस्टम में लो टेम्परेचर होता है, तो वहाँ पर इसको हम यूज़ करते हैं। R13 कैस्केड R13 जो होता है। देन नेक्स्ट इज R14 CF4 दिखाई दे रहा है ना। R14 रेफ्रिजरेंट CF4, द बॉइलिंग पॉइंट -128 डिग्री सेंटीग्रेड एट atmospheric pressure. It serves as ultra low refrigeration, जहाँ पर बहुत ही लो रेफ्रिजरेशन हमको चाहिए, अल्ट्रा लो रेफ्रिजरेशन चाहिए, वहाँ पर इसको हम यूज़ करते हैं R14 को। देन कम्स R21 CHCl2F, boiling point +9 degree centigrade at atmospheric pressure. Then R22 CHClF2, boiling point -29 degree centigrade at 40 degree centigrade, -29 degree centigrade at -40 degree, -29 से -40 degree centigrade, used for old refrigeration, used for household refrigeration system। R22 यूज़ होता है, अभी भी हमारे फ्रिज में R22 आपको डाला जाता है रेफ्रिजरेंट, लेकिन इसमें यही है कि इट इज़ गॉट द क्लोरीन एटम, सो इट इज़ ओजोन डिप्लीटिंग आल्सो। देन R30 CH2Cl2 clear water white liquid with sweet non irritating odor like क्लोरोफॉर्म, है ना, क्लोरोफॉर्म की तरह से नॉन इरिटेटिंग ओडर इसका महक होता है, जो कि लेकिन लिक्विड बहुत क्लियर होता है, साफ़ सुथरा लिक्विड होता है।
R134 है, जो कि आजकल हम यूज़ कर रहे हैं, गाड़ियों में बहुत यूज़ हो रहा है। CF3CH2F, मोर प्रिफर्ड सब्सटीट्यूट फॉर refrigerant R12 BP -26, but then it has ozone ODP ozone depleting potential बढ़िया होता है इसमें, and mixture of 74%, it has got 74% GWP इसका बहुत ज़्यादा होता है, global warming potential as compared to R12, not soluble इन मिनरल ऑयल में सॉल्युबल नहीं होता। वाइडली यूज्ड फॉर कार एसी में बहुत यूज होता है आपका। ये रेफ्रिजरेंट बहुत कॉमन रेफ्रिजरेंट है, जो कि कार एसी में आपका बहुत यूज होता है। देन एजियोट्रोप्स रेफ्रिजरेंट, एजियोट्रोप्स का मतलब क्या हुआ, जब दो रेफ्रिजरेंट को मिला दिया जाता है और दोनों की प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाती है, एक साथ ही आ जाती है, देन इट इज़ कॉल्ड एजियोट्रोप रेफ्रिजरेंट। ठीक है, आजकल एजियोट्रोप रेफ्रिजरेंट भी बहुत यूज़ होता है, गाड़ियों में यूज़ होता है, कई जगह यूज़ होता है एजियोट्रोप रेफ्रिजरेंट। सो इट इज़ नॉट ए न्यू थिंग, इट इज़ ए वेरी कॉमन रेफ्रिजरेंट। अब थोड़ा एजियोट्रोप्स के बारे में हम लोग पढ़ें। एजियोट्रोप रेफ्रिजरेंट जैसे R500 है, उसमें क्या 73.8% जो होता है R12 होता है, 26.2% होता है R125 होता है। तो ये आपका कहलाता है R500। इसका फार्मूला CCl2F2/CH3CH2 मतलब ये R152 का फार्मूला है। ये फार्मूला R12 और R152 मिला देते हैं। फिर उसके बाद होता है R502, एक ये एजियोट्रोपिक मिक्सचर है, 48.8% इसमें R22 होता है और 51.2% इसमें R115 होता है। इसका फार्मूला CClF2/CClF2 ये दोनों मिक्स होकर के बनते हैं, तब बनते हैं ये। दैट इज़ 48% ऑफ R22 और 51% ऑफ R115। नेक्स्ट आता है हमारा R503, जो कि 40% R23 होता है और 59.9% R13 होता है। इसका फार्मूला CHF3 और CClF3 दोनों का अलग अलग फार्मूला लिए हैं। उसके बाद आता है R504, जो कि 48.2% R32 होता है और 51.8% R115 होता है। फार्मूला इसका CH2F2 और CClF2 ये इसका फार्मूला होता है। इस तरह से हमारे आपके रेफ्रिजरेंट जो है वो आइसोट्रोप कहलाते हैं। आइसोट्रोप इसलिए कहलाते हैं कि इसमें मिक्स किया गया है, दो रेफ्रिजरेंट को मिक्स किया गया है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड आइसोट्रोप। अब बोले R500 नाउ नॉन फ्लेमेबल, नॉन टॉक्सिक, नॉन करोसिव, प्रोवाइड 20% greener refrigerant compared to that of R12. Leakage may be due to the can be detected with the soap solution, है ना। R500 रेफ्रिजरेंट जो है वो आइसोट्रोप रेफ्रिजरेंट है, जो कि हम यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। और इसको हम लोग जो है, इसके प्रॉपर्टीज़ जो है वो ख़ास है, नॉन फ्लेमेबल होता है, नॉन टॉक्सिक होता है, नॉन करोसिव होता है, एंड प्रोवाइड 20% ग्रेटर रेफ्रिजरेटिंग कैपेसिटी इसका 20% ज़्यादा होता है देन R12। लीकेज में भी डिटेक्टेड बाय द सोप सोल्यूशन, लीकेज होता है, लीकेज डिटेक्ट करने के लिए हेलाइट टॉर्च भी आता है, हेलाइट टॉर्च से भी लीकेज डिटेक्ट होता है। लेकिन अगर सस्ते में चीप
प्रोसेस से सोप सोल्यूशन इज़ द बेस्ट। सोप सोल्यूशन से हम तुरंत जो होता है लीकेज इसका डिटेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से रेफ्रिजरेंट की प्रॉपर्टी के बारे में हमने आपको बताया, आइसोट्रोप रेफ्रिजरेंट क्या होते हैं और क्या क्या हमको रेफ्रिजरेंट की प्रॉपर्टी चाहिए जिससे कि हमारा रेफ्रिजरेशन वर्क प्रॉपर्ली वर्क कर सके। दूसरा चीज़ हमने आपको बताया नॉमेनक्लेचर, कैसे नॉमेनक्लेचर करते हैं रेफ्रिजरेंट का, उसके बारे में हमने आपको पूरा बताया, कैसे उसका नामकरण किया जाता है, उसके बारे में हमने आपको डिटेल में बताया। अब नेक्स्ट जो हम बताना चाहते हैं आपको वो है कंपैरिजन ऑफ रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होनी चाहिए उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लें। रेफ्रिजरेंट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में सबसे पहला प्रॉपर्टी दैट इज़ बॉइलिंग टेम्परेचर। रेफ्रिजरेंट का बॉइलिंग टेम्परेचर जो होना चाहिए वो कम से कम होना चाहिए, लो होना चाहिए। बॉइलिंग टेम्परेचर काफ़ी कम होना चाहिए रेफ्रिजरेंट का। फिर फ्रीजिंग टेम्परेचर भी बहुत बिलो होना चाहिए, नॉर्मल से कम होना चाहिए। फिर क्रिटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर दैट शुड बी आल्सो वेरी लो, इसको भी लो होना चाहिए क्रिटिकल टेम्परेचर और प्रेशर को भी। उसके बाद फिर हमारा आता है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस एंड पावर रिक्वायरमेंट। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हमारे रेफ्रिजरेंट का बेटर होना चाहिए, काफ़ी होना चाहिए, और पावर रिक्वायरमेंट जो पावर लगता है हमारा कंप्रेसर वगैरह चलाने में, वो पावर हमारा मिनिमम होना चाहिए। देन लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन शुड आल्सो बी हैव a very high latent heat of vaporization. Then specific volume of the refrigerant vapor is at evaporating temperature. Volume of the suction vapor to the compressed indicates the theoretical displacement of the compressor। ठीक है, थ्योरेटिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कंप्रेसर, ये जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आता है फ्लेमेबिलिटी, फ्लेमेबल नहीं होना चाहिए। टॉक्सिसिटी, महक नहीं इसकी ख़राब होनी चाहिए। उसके बाद फिर आता है सॉल्युबिलिटी इन वाटर में सॉल्युबल नहीं होना चाहिए। मिक्सिबिलिटी, मिक्सचर ऑयल जो आप लुब्रिकेटिंग ऑयल है उसमें मिक्स हो जाता है, ये दैट शुड नॉट बी देयर। देन इफ़ेक्ट ऑन पेरिशेबल मटेरियल। अब रेफ्रिजरेंट जब हम रखते हैं कोल्ड स्टोरेज में, तो कोल्ड स्टोरेज में क्या होता है, वहाँ पर हमारे एप्पल्स सेब होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट्स होते हैं, और मोर ओवर फ्रूट्स के साथ साथ और क्या चीज़ होता है, वहाँ पर सब्जियाँ होती हैं और भी कई मटेरियल होते हैं। तो ऐसा ना हो कि रेफ्रिजरेंट अगर लीक करे तो सब हमारा ख़राब हो जाएगा ना, सबकी महक ख़राब हो जाएगी। ठीक है, जितने भी चीज़ें रखी हुई हैं उसमें हमारे कोल्ड स्टोरेज में, सबकी महक ख़राब हो जाएगी। विस्कोसिटी, द रेफ्रिजरेंट इन द लिक्विड वेपर स्टेट शुड हैव लो विस्कोसिटी। विस्कोसिटी कम होनी चाहिए इसकी, बहुत ज़्यादा विस्कोसिटी नहीं होनी चाहिए, जिससे कि आराम से पाइप में पास हो सके। ठीक है, देन करोजन नहीं होनी चाहिए, रेफ्रिजरेंट करोजन नहीं होनी चाहिए। जो हमारे मटेरियल जिसके थ्रू पाइप के थ्रू पास कर रहा है उसके थ्रू करोजन नहीं होना चाहिए इसमें। उसके बाद फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी जो आती है वो है लीकेज टेंडेंसी। लीकेज टेंडेंसी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लीकेज हम हेलाइट टॉर्च से भी डिटेक्ट कर सकते हैं, हेलाइट टॉर्च अगर हम लगाएं उससे भी डिटेक्ट हो जाता है। एंड मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ कॉस्ट। रेफ्रिजरेंट बहुत महंगा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ महंगा रहेगा तो हमको प्रॉब्लम हो जाएगी रिप्लेस करने में, रेफ्रिजरेंट रिप्लेस करने में प्रॉब्लम हो जाएगी हमको। सो इट शुड नॉट बी कॉस्टली एंड इट शुड नॉट हैव द लीकेज टेंडेंसी नहीं होनी चाहिए उसमें। उसके बाद विस्कोसिटी लो होनी चाहिए, जिससे कि आसानी से वो पाइप के थ्रू पास कर सके। करोसिव प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, जिससे कि करोजन ना क्रिएट करे वो। देन सॉल्युबिलिटी इन स्टेबिलिटी एंड इन इनर्टनेस, मतलब वो स्टेबल होनी चाहिए, रेफ्रिजरेंट स्टेबल होना चाहिए, इनर्ट होना चाहिए। ये नहीं कि वो जा करके केमिकल रिएक्शन कहीं करने लगे। तो स्टेबिलिटी एंड इनर्टनेस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो इन दैट वे आई हैव टोल्ड यू अबाउट सम रेफ्रिजरेंट
and nomenclature of the refrigerant, then azeotropes, what are the azeotropes, and that's all for today. Okay, thank you.